वहां पे लिखा हुआ है इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन। ट्रांजिशन मेटल्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बहुत आसानी से बहुत अच्छे से बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते क्या हैं समझिए। आपके पास सपोज कि मेरे पास कोई क्रिस्टल है एटम का, किसी मेटल एटम के एटम से एक टुकड़ा आपने ले लिया, क्रिस्टल ले लिया, लैटिस ले लिया, कुछ भी आप कहें, और ये मेटल एटम है, दे आर मेटल एटम्स राइट। एंड दे आर क्लोजली पैक्ड। आप जितना मर्जी एटम्स को पास पास रखो, उनके बीच में क्या होगा, ये स्पेस छूट जाएगा बिकॉज एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप। जितने मर्जी क्लोज आप एटम्स को रख लो, उनके बीच में क्या होगा, स्पेस गैप छूटेगा, एम्प्टी स्पेस छूटेगा। इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। जो खाली जगह है वॉइड्स भी कहते हैं और कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट। अब कोई भी मेटल एटम को अगर आप और मजबूत करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, उस मेटल के इस खाली स्पेस को फिल करना होगा, बीच का जो खोखला स्पेस है इसको भरना होगा। तो इस एम्प्टी स्पेस को हम लोग भरते हैं छोटे साइज के एटम्स को मेटल के साथ ऐड करके। छोटे साइज के एटम जैसे कार्बन हो गया, बोरोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आप ऐसे एटम्स को अगर यहाँ ट्रैप करवा दें तो जो एम्प्टी स्पेस है ये भर जाएगा। और अब हम इसे क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्या कहेंगे सर, ये आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड कब बनते हैं, जब मेटल के एटम्स के बीच के खाली स्पेस को अगर आप छोटे साइज के एटम से फिल कर दो, और ये हम जानबूझ के करवाते हैं ताकि हमारे मेटल के अंदर और मजबूती आ जाए, उसके अंदर और रिजिडिटी आ जाए, वो और ज्यादा मजबूत हो जाए। तो ये बीच में रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये स्मॉल साइज के एटम्स हैं, स्मॉल साइज एटम, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन एक्सेट्रा। ये सब छोटे साइज के एटम्स हैं, इनको आपने मेटल एटम्स के बीच के खाली स्पेस को फिल करने के लिए यूज किया है। अब ये जो कंपाउंड बना, ये मेटल के बीच के खोखली जगह को तुमने इन छोटे साइज के एटम से फिल कर दिया। अब आप इसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स एटम के बीच के खाली जगह को ये छोटे साइज के एटम बहुत आसानी से फिल कर लेते हैं। जो ट्रांजिशन मेटल के एटम्स होते हैं उनका जो इंटरस्टिशियल साइड का साइज होता है वो इन एटम्स के साइज के काफी सिमिलर होता है, जिस वजह से ये एटम बहुत अच्छे से जाकर इन साइड्स पे जाकर फंस जाते हैं, इसको फिल कर देते हैं। एंड दैट्स व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स कैन फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। हमने जो पढ़ा था स्टेनलेस स्टील पढ़ा था कल। स्टेनलेस स्टील क्या था, एलॉय था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ स्टील, तो सर स्टील इज एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड। स्टील में आयरन होता है, इमेजिन करो ये आयरन के एटम्स है सारे, और आयरन के एटम्स के बीच की खोखली जगह को इंटरस्टिशियल साइड को किससे भरा जाता है, कार्बन से। तो अगर हम आयरन के अंदर क्या ऐड कर दें, कार्बन, तो वो कार्बन क्या करेगा, आयरन का जो लैटिस होगा उसके एटम्स के बीच की खाली जगह जो होगी उसको ये छोटे साइज का कार्बन भर देगा और बन जाएगा आयरन क्या, स्टील। तो आयरन ज्यादा मजबूत होगा, प्रॉपर्टीज में ज्यादा सुपीरियर होगा, या स्टील ज्यादा सुपीरियर होगा, स्टील ज्यादा सुपीरियर होगा। उसकी टफनेस, उसकी रिजिडिटी, उसका मेल्टिंग पॉइंट सब ज्यादा होगा, क्योंकि आपने बीच के खोखलेपन को क्या कर दिया है, फिल कर दिया है। आ गया समझ में, आप नोट बनाइए इसको। तो ट्रांजिशन मेटल एलॉय से बहुत अच्छे से बनाते हैं और इंटरस्टिशियल कंपाउंड को बहुत अच्छे से बनाते हैं। रब करते हैं इसे, राइट। अगला आपके पास है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, अगला है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन।
ट्रांजिशन मेटल की अगली खूबी क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी कर लेते हैं या जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेते हैं। अगला चैप्टर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होगा। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे इट विल बी। अब पहले समझो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। पहले थोड़ा सा एक आइडिया आपको दे रहे हैं, डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया ले लीजिए। जैसे यार यहाँ पे मैंने लिखा FeCN6 और ऐसे ब्रैकेट बना के लिख दिया 3 नेगेटिव, या मैंने लिख दिया कॉपर NH3 और ऐसे लिख दिया 2+। ये जो तुम्हें कंपाउंड नजर आ रहे हैं दे आर कॉम्प्लेक्सेस और दे आर कॉम्प्लेक्स आयंस और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यहाँ पे क्या होता है देखो, आपको हमेशा कॉम्प्लेक्स के अंदर या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक मेटल एटम दिखेगा। यहाँ पे कौन सा मेटल एटम है? आयरन। यहाँ पे एक मेटल एटम कॉपर, और ये मेटल एटम आपको ट्रांजिशन मेटल दिखेगा मैक्सिमम से मैक्सिमम केसेस में। यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ये किसके कंपाउंड्स होते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स के। तो हमारा क्वेश्चन ही ये है कि ट्रांजिशन मेटल्स ही क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। क्वेश्चन ये है। इनके साथ जैसे Fe के साथ आपको यहाँ पे कुछ चीज CN दिख रहा है, इनको कहते हैं लिगेंड्स। क्या कहते हैं? तो अगर मैं लिगेंड्स की बात करूं या लाइगेंड, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करो, CN नेगेटिव होता है। तो पहले कंपाउंड में जो लाइगेंड है, लिगेंड है 6, वो आपके हैं कौन? CN नेगेटिव। दूसरे कंपाउंड के अंदर जो लिगेंड है इट इज योर अमोनिया। सर ये आपका NH3। CN नेगेटिव लिगेंड आपका नेगेटिव चार्ज है और NH3 आपका न्यूट्रल है। तो लिगेंड न्यूट्रल भी हो सकता है, लिगेंड आपका नेगेटिव भी हो सकता है। बोलो क्लियर की बात। इन दोनों के बीच में अगर मैं बॉन्ड की बात करूं तो इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अलग अलग थ्योरीज है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है सर? सपोज मैं कहता हूं मेरे पास एक A एटम है और इसके पास एक लोन पेयर है और एक B एटम है, इसके पास खाली ऑर्बिटल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि ऑर्बिटल क्या है इसका? एम्प्टी है, एम्प्टी ऑर्बिटल। अब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी। वो बॉन्डिंग कैसे होगी? इलेक्ट्रॉन तो होगा A का, बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। B का कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, B के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। हाँ, A के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर है। तो ये A अपना इस लोन पेयर को इस B के एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ शेयर करेगा। यानी कि इन दोनों में क्या कंट्रीब्यूशन है? B का कंट्रीब्यूशन क्या है? ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल। और A का कंट्रीब्यूशन क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। नॉर्मल जो बॉन्ड होता है, जैसे मैं बोलूं कि नॉर्मल तुम्हें A और B के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड ही होता है। अगर मैं कहूं ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन A का होगा, एक इलेक्ट्रॉन B का, दोनों का कंट्रीब्यूशन 50-50 है, बॉन्ड बन गया दोनों के बीच में। एक इलेक्ट्रॉन A का, एक इलेक्ट्रॉन B का। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम का होगा, दूसरा एटम उसको केवल शेयर करेगा। यानी कि दूसरे एटम के पास क्या होना चाहिए? एंटी ऑर्बिटल होना चाहिए। और इनके बीच में जो बॉन्ड बन जाएगा उसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, जिसको मैं ऐसे एरो से शो करते हैं। ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, पता इसलिए इलेक्ट्रॉन इसके है और इसने इनको शेयर की, तो ये बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और भाई इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल एटम का, जो सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो भी है, जैसे Fe है, Cu है, इसके पास क्या होना जरूरी है? एम्प्टी ऑर्बिटल। यानी कि मेटल जो है उसकी कंडीशन है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। और लिगेंड के पास क्या होना चाहिए? लोन पेयर। यानी कि कोई भी लोन पेयर की कोई भी चीज लिगेंड तभी होगा जब उसके पास क्या हो? लोन पेयर हो या फिर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होता है। और मेटल एटम का रोल कोई भी मेटल केवल कब प्ले कर पाएगा? जब उस मेटल के पास क्या हो? तभी इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है और यानी
कि इसके लोन पेयर होते हैं लिगेंड के लोन पेयर होते हैं, और सेंट्रल मेटल एटम का क्या होता है, एफडी ऑर्बिटल। ये पूरा चैप्टर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा चैप्टर है, लेकिन एक आइडिया आपको मैंने दिया, बोलो क्लियर है मेरी बात यहाँ पे। अब देखो दूसरी बात, यहाँ पे क्वेश्चन यही बन रहा है कि क्यों आपके ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। तो देखो इसके आपने 3 रीजन लिखे हुए हैं, ज्यादा कोई दिक्कत किसी को, कैसा वर्ड बनेगा इसमें, सेंट्रल मेटल एटम का रोल कौन प्ले करेगा, ट्रांजिशन मेटल्स, Fe, Cr, कोबाल्ट, निकल, ये सब आपको दिख जाएंगे, कॉपर, है ना। ओके, अब देखो जरा, यहाँ पर पहले मैं सेंट्रल मेटल एटम का, दोनों कंपाउंड्स में सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज निकाल लेता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, ध्यान दो कैसे निकालेंगे। इसका हो गया X, Cn मैंने बताया नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर चार्ज -1 था, इक्वल टू जितना ओवरऑल चार्ज है, कितना हो गया, सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट, यानी कि जो पहला कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है इसमें आयरन के ऊपर कितना चार्ज है, +3, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बोल लो। इधर आ जाओ, यहाँ पे Cu का X मान लिया, अमोनिया न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था, अमोनिया से न्यूट्रल, अभी मैंने कहा था आपका Cn क्या होता है, नेगेटिव होता है, अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो न्यूट्रल लिगेंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, 0, इक्वल टू कितना, +2, ये आ गया इसके ऊपर +2, यहाँ पे आपको इसके ऊपर +2 चार्ज दिखेगा, ठीक है। तो पहला रीजन आपने क्या लिखा हुआ है, पहला रीजन लिखा हुआ है कि ट्रांजिशन, देखो ये जो मेटल आयन है Fe3+, यहाँ पे मेटल आयन है Cu2+, ये जितना साइज में छोटा होगा, जितना साइज में क्या होगा, और चार्ज जितना ज्यादा होगा, ये लिगेंड को अपनी तरफ उतना ज्यादा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फिर से वेट कर रहा हूँ, सेंट्रल मेटल एटम का छोटा साइज, जो मेटल आयन होगा जैसे Fe3+, Cu2+, ये जितने साइज में छोटे होंगे और जितना इनके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा, उतना ये लिगेंड को अपनी तरफ क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, उतना इनके बीच का बॉन्ड ज्यादा अच्छा स्टेबल बनेगा, कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो पहला पॉइंट आपने क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिशन मेटल आयन हैज स्मॉल साइज। जो आपके ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं उनका स्मॉल साइज होता है सर, ट्रांजिशन मेटल आयंस स्मॉल साइज, छोटा साइज फेवरेबल है, जितना छोटा साइज होगा उतना अच्छे से वो लिगेंड को अप्रोच करेगा, लिगेंड उसी तरह अप्रोच होगा। सेकंड क्या लिखा है, हाई आयनिक चार्ज, पहले वाले में कितना चार्ज है और दूसरे में कितना चार्ज है, तो ये चार्ज भी आपके लिगेंड को अप्रोच करने में हेल्प करेगा। जितना ज्यादा आयनिक चार्ज होगा, जितना छोटा साइज होगा, लिगेंड उतने अच्छे से सेंट्रल मेटल आयन की तरफ अप्रोच करेगा और कंपाउंड फॉर्मेशन उतना अच्छे से होगा। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनके पास क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, सीधा लिखते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल इनके पास होगा। समझते हैं इस बात को, वैकेंट डी ऑर्बिटल क्यों चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल की आवश्यकता क्यों है, कॉम्प्लेक्सेस के अंदर सेंट्रल मेटल आयन के पास खाली ऑर्बिटल क्यों होने चाहिए, ताकि लिगेंड क्या करे, जो अरे बोलो भाई, लिगेंड का जो लोअर पेयर वो किसको डोनेट करेगा, सेंट्रल मेटल आयन को, तो उसको क्या कर सके, एक्सेप्ट कर सके। एक्सेप्ट कब करेगा, जब इसके पास क्या हो, खाली ऑर्बिटल। देखते हैं खाली ऑर्बिटल है कि नहीं है, चेक करो। अरे आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो जरा कैसे चेक करते हैं कि इस Fe के पास वैकेंट ऑर्बिटल है भी कि नहीं है। हमने लिख दिया केवल ट्रांजिशन मेटल आयन स्मॉल साइज, ये आपको बताओ जिनका साइज छोटा होता है कंपैरेटिवली। हाई आयनिक चार्ज वो दिखिए आपको, चार्ज भी इनके ऊपर है जब कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। वैकेंट डी ऑर्बिटल ये देख लेते हैं। Fe इसका सेंट्रल मेटल एटम है, एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, आर्गन 18 4s2 26, ये आ गया Fe का कॉन्फ़िगरेशन। इस कंपाउंड में Fe के ऊपर कितना चार्ज है, +3 चार्ज है। +3 चार्ज का मतलब हो गया 3 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, 3 इलेक्ट्रॉन कम करो, 4s0 3d
3d5। डी ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होती है? कितना है? हाँ, जिसमें इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं अभी, अरे आ सकते हैं। सर क्या ये Fe3+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा? बिल्कुल रखेगा। ऐसे आप कॉपर में चेक कर लो, ऐसे किसी और कंपाउंड में चेक कर लो, तो आपको हर मेटल आयन के अंदर क्या दिख जाएगा? खाली डी ऑर्बिटल दिख जाएगा। और ये खाली डी ऑर्बिटल अगर होगा तो वो लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? एक्सेप्ट। तो ये तीन रीजंस अगर आपसे पूछता है कोई कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म सो लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, क्या रीजन है? तो आप ये तीन पॉइंट लिख देंगे। ट्रांजिशन मेटल आयंस एट स्मॉल साइज, हाई आयनिक चार्ज एंड पैकेट। आंसर क्यों लिखना सर? लेकिन पूरा एक्सप्लेन मैंने कर दिया, बाकी पूरा डिटेल में अगले चैप्टर में बात करेंगे इसको। आया समझ में? ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे आपने लिखा आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या चीज होती है सर? किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड क्या होता है सर? ऐसा एटम जो किसी चीज के साथ जुड़ा ना हो, बॉन्ड ना बना रहा हो, पहली बात, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड। अब जिस एटम की तुम्हें आयनिक एनर्जी देखनी है वो उसकी फिजिकल स्टेट होनी चाहिए गैस। सॉलिड है तो गैस में कन्वर्ट करो, तब आयनिक एनर्जी लिखी जाएगी। तो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम की आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आपको एनर्जी देनी होगी, दैट विल बी कॉल्ड, अरे बोलो, चलिए जैसे मैंने कहा आपसे, मेरे पास Fe है आइटम, ठीक है, गैसियस एटम, गैसियस Fe, ठीक। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा सर? आर्गन 18 होगा, 4s2 होगा, 36 और होने के। अब आपको आयरन की आयनिक एनर्जी निकालनी है, जिसका मतलब आपको आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है? 4 है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा दैट विल बी द आउटर मोस्ट शेल। सर ये इसकी आउटर मोस्ट शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सर पहले आप एनर्जी देंगे तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आप एनर्जी दोगे दैट विल बी कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आया समझ में? क्या होगा? यानी कि अगर मैं Fe को एनर्जी दूं 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो Fe क्या बन जाएगा? Fe+ बन जाएगा, बनेगा। और इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आर्गन 18 4s2 3d6 का। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन 18 4s1 3d6। अब अगेन अगर मैं इसको एनर्जी दूं 1 और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए S से, तो भाई जो एनर्जी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी। और इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 4s0 3d6। ऐसे तीसरा इलेक्ट्रॉन अगर आपको निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो, लेकिन वो तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? कभी भी आयनिक एनर्जी चेक करनी हो तो हमेशा एटम आपका आइसोलेटेड होना चाहिए और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। आया समझ में? अरे आया समझ में? आयनिक एनर्जी नाम पे भी आपने पढ़ा पूरा टॉपिक है। आयनिक एनर्जी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, साइज एटम का छोटा है, बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे आयनिक एनर्जी डिपेंड करती है, कम होगी ज़्यादा होगी। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पर आयनिक एनर्जी डिपेंड करती है। अब जरा देखो, इस आयरन का एग्जाम्पल लिया आपने, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगेगी, हाँ लगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन में लगेगी। अब मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ, ध्यान देंगे सब लोग, मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ, यानी कि अब मैं बनाना चाहता हूँ इसको Fe3+। क्या बन जाएगा? हाँ बन तो जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 4s0 3d5। सर आयरन की आयनाइजेशन एनर्जी, तीसरी वाली आयनाइजेशन एनर्जी आयरन की, ध्यान से सुनो बच्ची, बहुत कम होगी।
यहाँ एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, यहाँ एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, यहाँ एनर्जी कम देनी पड़ेगी। क्यों बताओ तो? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, क्यों? यहाँ पर तीसरी वाली एनर्जी जो तुम दोगे, तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुम एनर्जी दोगे, सभी बोर्ड पे लेके सब लोग, तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो तुम एनर्जी दोगे वो बहुत कम होगी। क्यों बताओ तो जरा? क्या कॉन्फ़िगरेशन है? D6। क्या D6 चाहता है मैं D5 बनूं? यस सर, क्योंकि D5 हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड क्या होती है? तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या आ रही है तो भाई वो इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा? इजी होगा। तो आयरन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की तुलना में आयरन का थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? बहुत कम होगा, ज्यादा नहीं कम होगा, कम होगा। D6 से D5 में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन निकालने से ये क्या एक्वायर कर रहा है? इसे थोड़ा सा एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यहाँ एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, यहाँ ज्यादा देनी पड़ेगी, यहाँ कम देनी पड़ेगी। बोलो क्लियर है मेरी बात? तो आयरन की कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है? थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ठीक है, चलो एक मैंगनीज चेक कर लेते हैं कि हमने आयरन को चेक कर लिया, आयरन की तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, हमने सीख लिया। हाँ, अब मैंगनीज को चेक कर लेते हैं, Mn को चेक करते हैं। Mn का डाटा नंबर क्या है? 25 है। इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4s2 3d5। अब मैं इससे क्या करूँगा? पहले Mn से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी देनी पड़ेगी, या चलो दो के दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे एक साथ, तो आपको दो बार एनर्जी देनी पड़ेगी। पहले एक निकलेगा फिर दूसरा। ये मैंने IE1 IE2 साथ में लिख लिया। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर दूसरा निकलेगा। क्या बन जाएगा सर? ये Mn2 प्लस, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? Mn2 प्लस का बताओ जरा। Mn का मिलेगा आर्गन 18 Mn दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया 4s0 3d। अब बताओ ये स्टेबल हो गया। अब तुम चाहते हो यार इससे एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन और निकल जाए तो एनर्जी दोगे? हाँ दोगे, निकल जाएगा? हाँ निकल तो जाएगा, लेकिन तुम्हें कम एनर्जी देनी होगी या ज्यादा? ज्यादा। आयरन में क्या देनी पड़ रही थी? तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयरन में कम एनर्जी देनी पड़ रही थी, लेकिन मैंगनीज में आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि मैंगनीज से दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ही वो क्या हो गया? जबकि आयरन में दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो D6 बना रहा, और D6 D5 में कन्वर्ट होगा। अगर तीसरी एनर्जी दोगे और D5 स्टेबल होता है तो तीसरी एनर्जी कम देनी पड़ेगी। यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ही क्या हो गया? अब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? तो क्या कंक्लूजन निकला सर जी? Mn का थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है और आयरन का थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कम होता है। तो क्लियर है मेरी बात? अभी कोई आपको मदद नहीं करना, क्रैम नहीं करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, देख लो। जो एलिमेंट आपके पास है ग्रुप नंबर 12 जिंक से तो सर पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जिंक को पहले इलेक्ट्रॉन को निकालने में ही यानी कि उसका IE1 ही बहुत ज्यादा होगा। क्यों सर? क्या कॉन्फ़िगरेशन है? आर्गन 18 4s2 सर ये तो पहले से स्टेबल है, देखो जरा चेक करो। और इससे तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको बहुत एनर्जी देना पड़ेगा, यानी कि इसका फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा है। जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, एटॉमिक नंबर 48 और मर्क्यूरी एटॉमिक नंबर 80, ये तीनों ही एलिमेंट ग्रुप नंबर 12 में आते हैं। चेक कर लीजिए, ग्रुप नंबर 12 में आते हैं और इन तीनों ही एलिमेंट्स का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी काफी ज्यादा होता है क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड होती है। आगे समझ तो ज्यादा इशू तो नहीं है, केवल क्या पता होनी चाहिए आपको। अब एक बात इंपॉर्टेंट है, अगर बेटे आपको किसी भी मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी चेक करनी है, जैसे कोई तुमसे पूछे यार Fe2 का ज्यादा स्टेबल है या Fe3 का ज्यादा स्टेबल है, चेक करो यहाँ पे सब। Fe2 का ज्यादा स्टेबल है या Fe3 का ज्यादा स्टेबल है? ठीक है, Fe3 प्लस, बढ़िया। किस बेसिस पे तुमने कहा? बताओ इसकी Fe2 प्लस की एनर्जी ज्यादा है या Fe3 प्लस की? यस। तो एक चीज और देखो यहाँ पे,
आयनेशन एनर्जी अगर कम हो, ध्यान से सुनना, अभी खुद बोला, मैंने भी आपको बताया कि आयरन की तीसरी आयनेशन एनर्जी क्या है, कम है। तीसरी आयनेशन एनर्जी कम है और जो आयन है वो क्या है, स्टेबल। तो क्या कंक्लूजन निकला, इनवर्स, कि अगर आयनेशन एनर्जी कम होगी तो वो आयन ज्यादा स्टेबल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो Fe2+ से Fe3+ बनाना आसान है। IE3 जो थर्ड आयनेशन एनर्जी आप दे रहे हो ये कम होगी, थोड़ी सी एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, थोड़ी एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये बना, ये स्टेबल है। यानी कि Fe2+ और Fe3+ में ज्यादा स्टेबल Fe3+ है। अब आपसे पूछे किसकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी। यानी कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो स्टेबिलिटी होती है आयन की, अगर आपको कंपैरिजन करना है स्टेबिलिटी ऑफ आयन गैसियस स्टेट में, अच्छा सारे आयन गैस होते हैं भाई, ये सब आयन गैसियस स्टेट में, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस, सारे गैस होते हैं, आयन सारे गैस होते हैं, ठीक है, आयन सारे गैस होते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ गैसियस आयन कर देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट, गैसियस आयन, स्टेबिलिटी ऑफ गैसियस आयन इज, बोलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चेक करो ये लिखा भी होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयनेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिस आयन की आयनेशन एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। आया समझ में, अरे आया समझ में, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है इसका मतलब स्टेबिलिटी कम, एंड वाइस वर्सा। देखिए क्वेश्चन क्या था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपको डेटा दे रखे हैं, पहले समझ लो। दो एलिमेंट दे रखे हैं, निकल और प्लैटिनम, पहली दो आयनेशन एनर्जीज का सम, यानी कि पहले दो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी का सम है वो इतना है, यानी कि Ni को अगर मुझे क्या बनाना है, Ni2+, तो इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और प्लैटिनम के लिए इतनी होगी। तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी का सम है वो इतना है, निकल के लिए, प्लैटिनम के लिए इतना है। और टोटल अगर मुझे 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं निकल से, तो पहली दो आयनेशन एनर्जी का सम और फिर तीसरी और चौथी आयनेशन एनर्जी का सम, टोटल कर दिया आपने, सारा टोटल हो गया, ये टोटल कर दिया, तो टोटल आप देख सकते हैं कितना, 11.29 और 9.36। ये एनर्जीज का डेटा तुम्हें दे रखा है। अब हमारा क्वेश्चन ये है, आपको स्टेबिलिटी बतानी है, Ni2+ गैसियस आयन है, आयन हमेशा गैसियस होगा, और Pg2+, इनमें बताओ कौन से आयन की स्टेबिलिटी आपको ज्यादा लग रही है, Ni2+ ज्यादा स्टेबल होगा या Pg2+, बोलो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, Ni2+ या Pg2+, Ni2+, क्योंकि निकल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी इतना लगेगा। केवल 2 की बात करें ना, देखो 2 की बात, क्योंकि 2 की बात होगी, ये मत देखने लगना, ये कब देखोगे, जब मुझे निकल से 4 और प्लैटिनम से भी 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है। लेकिन अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलने की बात हो रही है, निकल को Ni2+ बनाना है, प्लैटिनम को Pg2+ बनाना है, तो कितनी एनर्जी लगेगी, इतनी एनर्जी लगेगी। कौन ज्यादा स्टेबल, जहां पर एनर्जी कम लगेगी, जहां एनर्जी कम चाहिए वो आयन ज्यादा स्टेबल होगा। तो दिख रहा है Ni2+ ज्यादा स्टेबल, क्योंकि इसका डेटा है 2.25 किलो कॉमन है दोनों में, 2.49, और ये थोड़ा सा ज्यादा है 2.66, तो ये ज्यादा स्टेबल। बोलो क्लियर है मेरी बात, कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड, अगर मैं तुलना करना चाहूँ Ni4+ और Pd4+, इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहूँ, अब 4 में तुम्हें देखना है, तो 4 में तुम्हें फिर क्या देखना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितना एनर्जी लगा, तो सर निकल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगा, प्लैटिनम में इतना लगा, प्लैटिनम में कम लगा, तो प्लैटिनम का, तो निकल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लैटिनम के +2 से ज्यादा स्टेबल होता है, और प्लैटिनम का +4 निकल के +4 से ज्यादा स्टेबल होता है। ये हमने किसके बेसिस पे आंसर दिया, आयनाइजेशन एनर्जी के डेटा पे बेस दिया, जिसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा,
कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अरे बोलो, क्लियर है मेरी बात? अब जरा देखो बच्चों, अब अगर आपको किसी आयन की स्टेबिलिटी देखनी हो सॉल्यूशन के अंदर, अभी तुम्हारे आयन कैसी स्टेज में है, लेकिन अगर तुम्हें सॉल्यूशन के अंदर, पानी के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर स्टेबिलिटी चेक करनी हो, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ Ni2 पॉजिटिव एक्वस पानी में कि गैसेस है, ये पानी के अंदर है, और Pb2 प्लस एक्वस, बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है? तो हमारा काम केवल आयनाइजेशन एनर्जी से नहीं चलेगा। आयनाइजेशन एनर्जी को, डेटा को देखकर तुम स्टेबिलिटी केवल कौन से स्टेज में बता सकते हो? अगर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आपको किसी आयन की स्टेबिलिटी चेक करनी है तो फिर हमें कुछ और फैक्टर्स को भी देखना होगा। आया समझ में? अरे आया समझ में? आयनाइजेशन एनर्जी का रोल केवल कहां पर है? अब क्या देखना होगा जरा उसको देखिए, क्या देखना होगा उसको देखिए, ठीक है? क्या देखना है इसको चेक करें। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा था। पहले एक समझ लीजिए फिर बात करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना कुछ नहीं, पहले बोर्ड पे देखो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आपका जरूर आता है। हर साल आपका इस डीएनएफ ब्लॉक चैप्टर से इस टॉपिक के ऊपर बेस क्वेश्चन आता है। मेरे पास कोई मेटल है M, मेटल है M, ध्यान से सुनना पहले, ये है सॉलिड। अब मैंने इसको एनर्जी दी ताकि गैसेस में कन्वर्ट हो जाए। तो जो एनर्जी आप देते हो किसी भी सॉलिड को गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए, वो कहलाती है सब्लिमेशन एनर्जी। क्या कहलाती है? या फिर एटमाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, एटमाइजेशन एनर्जी भी बोल देता हूं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, है ना? तो अगर आप सॉलिड मेटल को सब्लिमेशन एनर्जी दोगे, एनर्जी जब हम बाहर से किसी चीज को देते हैं तो एनर्जी का साइन क्या लिया जाता है? पॉजिटिव। तो मैंने सॉलिड मेटल को कन्वर्ट किया गैस में। सर गैस में कन्वर्ट क्यों किया? ताकि मैं इससे क्या निकाल सकूं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपका एटम हमेशा किस स्टेज में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए। और मेटल रूम टेम्परेचर पे किस स्टेज में होते हैं? सॉलिड। तो पहले उनको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? गैसियस। अब तुम्हारा गैसियस एटम बन चुका है, अब आपने इसको एनर्जी दी, इससे क्या निकालने के लिए? इलेक्ट्रॉन। सपोज मैं मेटल का डाइवेलेंट आयन बनाना चाहता हूँ, सपोज मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूँ, तो भाई आपको 2 बार एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना? पहली बार एनर्जी देनी पड़ेगी पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, फिर अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको, तो दैट इज योर आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी IE1 IE2। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। सर इनका वैल्यू भी प्लस होगा क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी भी आप देते हो, तो ये वैल्यू भी प्लस आएगी। अब आपका गैसियस आयन बन चुका है, अब इस गैसियस आयन को सॉल्यूशन में डाल दो, यानी कि पानी में डाल दो। जब किसी आयन को पानी में डालते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल उस आयन के साथ जाकर अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे पानी की बात करो, आपको पता है पानी ऐसा होता है, पानी में O पे कैसा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव, और H पे क्यों है सर? क्योंकि O और H के बीच का जो बॉन्ड है उसमें O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा है कभी नहीं पढ़ा है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो वाटर की स्थिति कुछ ऐसी रहती है सर, वाटर में O पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहता है, H पे क्या रहता है? अब आप तो सोचो ये आयन पानी है, सारे पानी के मॉलिक्यूल इसी तरीके के, सारे वाटर के मॉलिक्यूल इस तरीके के, और जैसे ही आपने इसमें क्या डाला? आयन डाला, तो पानी का मॉलिक्यूल कैसे तरफ अट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो जरा। होगा। कौन से आयन के थ्रू होगा? ऑक्सीजन के थ्रू किसी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये। इधर भी पानी का मॉलिक्यूल होगा, हर जगह से पानी का मॉलिक्यूल इस आयन की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा क्योंकि O के ऊपर कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, और आपका मेटल आयन कैसा है? तो जब सारे पानी के मॉलिक्यूल इसको घेर लेंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहेंगे, तो इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी रिलीज होगा जिसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी।
क्या होती है हाइड्रेशन एनर्जी? वो एनर्जी होती है जो रिलीज होती है कब? जब किसी आयन को तो पानी में डालते हो, तो पानी क्या करता है उस आयन के साथ? पानी में आयन गया, पानी उसकी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट होना चाहेगा, और इस अट्रैक्शन प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, उसको क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। अरे बोलो क्लियर? किस आयन का हाइड्रेशन हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये आयन जब पानी में गया तो पानी के मॉलिक्यूल इसी तरफ क्या होने लगे? अट्रैक्ट होने लगे। और बेटे अब ये बन जाएगा M2 प्लस एक्वस। अभी क्या थी? पानी में डाला, पानी के मॉलिक्यूल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, अब ये गैसेस नहीं रहा, अब क्या होगी? एक्वस। क्या समझ में आई मेरी बात? और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज हुई, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन एनर्जी, जिसको सिंबलाइज किया जाएगा डेल्टा एच हाइड्रेशन से। और ये एनर्जी क्योंकि रिलीज होगी तो साइन कैसा होगा? अब देखो भाई, तुम किसकी स्टेबिलिटी चेक करना चाहते हो? इसकी। किसी भी आयन की स्टेबिलिटी कहाँ? सॉल्यूशन के अंदर। मैं इसकी स्टेबिलिटी चेक करना चाहता हूँ, इसकी m की पावर 2 प्लस, कि भाई ये कितना स्टेबल है। तो इसको बनने में कितनी एनर्जीज का रोल है? 3। सब्लिमेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, तब जाकर हमारा m से क्या बनेगा? M2 प्लस। मैं इसकी स्टेबिलिटी नहीं देखता, मैं इसकी नहीं देखता स्टेबिलिटी, मैं किसकी देख रहा हूँ? अभी मैंने क्या बोला कि अगर आपको किसी आयन की स्टेबिलिटी कहाँ देखनी हो? सॉल्यूशन के अंदर, यानी कि आपको उसकी स्टेबिलिटी देखनी है कि ये कैसे बना, इसको बनने में कितनी एनर्जीज का रोल है। इन सबको ऐड कर लो, इन सबको जो ऐड करोगे तो हम कहते हैं डेल्टा एच टोटल। क्या बोलते हैं? या फिर इसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल देते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एग्जैक्टली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो नहीं होता, पर ये समझ लो कि अगर ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, अगर ये कम तो ये भी कम। ये कितना हो जाएगा सर? डेल्टा एच टोटल, डेल्टा एच टी, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये कितना हो जाएगा बताओ सर? ये हो जाएगा डेल्टा एच सब्लिमेशन। अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करता हूं तो IE1 प्लस IE2 और माइनस क्यों सर? क्योंकि वो क्या होगी? रिलीज। तो ये हो जाएगा डेल्टा एच टोटल इक्वल टू डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस आयनिक एनर्जीज का सम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करते हो, 3 की बात करोगे तो क्या हो जाएगा? IE1 IE2 और ये वाली जो वैल्यू है लास्ट वाली हाइड्रेशन एनर्जी, इसमें मैंने माइनस क्यों लगाया सर? और पहली 2 एनर्जीज में प्लस क्यों लगाया? क्योंकि वो आपको देनी पड़ेगी। तो बेटा इनका सम, इनका जितना कम आएगा उतना ये ज्यादा, बस ये है। गैसियस स्टेट में तुमने क्या बोला? केवल क्या देखनी होती है? यहाँ तुम्हें क्या देखना होगा? डेल्टा एच टोटल। तो डेल्टा एच टोटल कितनी एनर्जीज का सम? 3। इन तीनों का सम जितना क्या आएगा? कम, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दिस इज द की पॉइंट। आगे समझ में कि जितना कम आएगा सम, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उस आयन की। ओके, तो lesser the electrode potential, higher will the stability of that ion in solution। ठीक है, नोट करो। हो गया क्लियर? तो इसका डिटेल क्वेश्चंस वगैरह हम लोग अगली क्लास में करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का स्टेबिलिटी अभी मैंने बता दिया, जितना इन तीनों का सम जितना कम आएगा उतनी स्टेबिलिटी उस आयन की ज्यादा होगी। ये आपका की पॉइंट है। सॉल्यूशन के अंदर गैसियस स्टेट में देखना है तो क्या चेक कर लो? हाइड्रेशन। ठीक है, तो बाकी बात आपकी अगली क्लास में होगी।